नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग? चलिए तो हम एक बार फिर से शुरुआत करते हैं अपने इस प्रोग्राम की, जिसके अंदर हम P4 मॉडल पे काम करते हैं। पहली पी होती है, उसका मतलब होता है पॉलिटिकल न्यूज़, और दूसरी पी होती है उससे गवर्नमेंट पॉलिसी, तीसरी पी होती है वो है पब्लिक के लिए, पब्लिक ओपिनियन की पी, और चौथी पी होती है वो है पर्सनैलिटी, यानी किसी का व्यक्तित्व इतना असर डालता है समाज के अंदर, उसको डिस्कस करेंगे। यार आप कमेंट्स के अंदर इतना तो बता दिया करो कि मेरा कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है या बेकार लग रहा है। मैं ऐसी मेहनत किए जा रहा हूँ, इतनी मेहनत जा रही है वीडियो एडिटिंग करने में, कंटेंट बनाने में। इतनी कमेंट के अंदर रिएक्शन बता देंगे तो इससे काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा और मेरे को भी पता चलेगा कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। दरअसल पॉलिटिक्स के अंदर जो खबर आ रही है वो है, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का एक तरह से तगड़ा झटका लगता है बीजेपी पार्टी को। मतलब जो भारतीय जनता पार्टी है ना, खुद को सर्वे सर्वा मान करके बैठे हैं कि अब हम पावर से जा ही नहीं सकते। 2047 का वो विजन भी, नरेंद्र मोदी भी विजन भी बढ़ा लिखते हैं। मैं एक कवि को सुन रहा था, कवि कह रहे थे कि मैं एक हवाई जहाज में बैठ करके अमेरिका जा रहा था। वो अमेरिका जा रहा था, मतलब इतना बड़ा झूठ बोल रहा हूँ मैं, और ये झूठ बोलना भी नरेंद्र मोदी से सीखा है। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। मतलब 2047 तक वो पावर से जाने वाले नहीं है। 2047 का बजट भी पेश करते हैं, विकसित भारत की बात करते हैं, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक लगाम लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं DY चंद्रचूड़, उनकी बेंच ने और 4 जज की बेंच ने मिल करके ये फैसला लिया है कि जो यूनियन गवर्नमेंट 2017 में लेकर के आई थी उसको रद्द कर दिया गया है, क्योंकि इसके अंदर वोटर्स के जो अधिकार है उनका हनन होता है। मतलब अपने, हम जिसको कैंडिडेट को चुनने जा रहे हैं उसकी हमको प्रॉपर्टी के बारे में, जिस पार्टी को मैं वोट देने जा रहा हूँ उसके, मेरे को यही नहीं पता है कि उसके पास में पैसा कहाँ से आ रहा है, तो मैं एक तरह से उस पार्टी को चुन नहीं पाऊंगा ठीक तरीके से। इसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम पर रोक लगा दी है। इस इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, अब ये आपको जान करके हैरानी होगी कि ये एक कॉम्प्लेक्स टर्म है। इसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, लेकिन अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद में उसको देख लीजिएगा, आपका एक एक डाउट क्लियर हो जाएगा। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम क्या है कि मैं एक आसानी से शब्दों में बताऊं कि 2017 से पहले जो पार्टियां होती हैं हमारे संविधान के अंदर, अगर किसी व्यक्ति की विचारधारा अच्छी है और उसको फंडिंग अलाउ की है, यानी कि वो दूसरे लोगों से पैसा उगा सकता है, क्योंकि जब उसके पास में पैसा आएगा तो उसका विचार है ना, वो लोगों के पास, दूसरे लोगों के पास में जल्दी से पहुंचेंगे। तो इसी का मिसयूज करती है हर पॉलिटिकल पार्टी। दरअसल 2017 से पहले एक नियम हुआ करता था, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, FCRA। उसको कानून को रद्द कर करके ये इलेक्टोरल बॉन्ड, इसके नया कानून लाया गया। इसके अंदर ये था कि अगर कोई व्यक्ति किसी पार्टी को चंदा देना चाहता है, किसी भी पार्टी को चंदा नहीं देगा। मतलब इससे होता कुछ नहीं होता कि नेताओं को बड़े बड़े अमाउंट में कैश पकड़े जाते थे। अगर मैं किसी पार्टी को डायरेक्ट चंदा दे रहा हूँ 10 करोड़ 20 करोड़, तो इतना बड़ा कैश पार्टी के पास में कहाँ आया, उस नेता का नाम बताना जो जिस व्यक्ति ने वो चंदा दिया है उसका नाम बताना पड़ता था। इसलिए इन्होंने इस चीज़ का शॉर्टकट निकाला। शॉर्टकट ये था कि ये डायरेक्ट पैसा उस पार्टी को न दे करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक ब्रांच में जा करके उसके मैनेजर से कांटेक्ट करते हैं और उससे कहते हैं कि इतना पैसा मेरे को जमा करिए और मेरे को इतनी इलेक्टोरल बॉन्ड दे दिए। वो बॉन्ड गुप्त रहती है, उसके पास में नाम नहीं पता चलता कि ये किसने बॉन्ड खरीदी है और कहाँ से ली गई है, ये सीक्रेट रहता है। और वो जा करके पार्टी ऑफिस में जमा कर देता है। मतलब किसने बोला था? ले सुना क्या? ये भी मेरी गलती है। नहीं भाई मेरी गलती है। नहीं मेरी गलती है। नहीं बाबा नहीं, मेरी गलती है यार। सीधा सा कंसेप्ट, काम तो यही करता है कि इस हाथ से पैसा दो और उस हाथ से काम लो। तो हर एक पार्टी ऐसा ही करती है। लेकिन इससे होता क्यों यूँ है, जो वोटर्स होते हैं उनके पास में बहुत बड़ी धोखाधड़ी हो जाती है। उनको पता ही नहीं चल पाता कि मैं जिस पार्टी को वोट देने जा रहा हूँ वो पैसा कहाँ से वो उठा रही है। तो इससे जो पावर में पार्टी रहती है उनके पास में तो सारी डिटेल्स रहती है, और जो अपोजिशन में रहती है उनके पास में डिटेल्स नहीं रहती है। तो ये नरेंद्र मोदी के लिए सबसे बड़ा झटका हो सकता है सुप्रीम कोर्ट का, मुझे लगता है। लेकिन तरह से हृदय हिंदू सम्राट मीडिया ने बनाई दिया है, मीडिया के कान आप देखोगे। मैं एक ऐसे निकले बैठा नरेंद्र मोदी पे, तो मैंने कहा सर्च करूँ क्या सोचूं, तो मैंने ये 12 सालों में मोदी ने एक भी दिन छुट्टी नहीं ली। कभी छोटी मोटी बीमारी भी मोदी को छू नहीं सकी। मोदी का ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहा। 3 महीने में पूरा देश नाप डाला था नरेंद्र मोदी ने। न कभी शुगर लेवल ऊपर गया। दूसरा झटका वो कांग्रेस पार्टी को, मतलब जो किस्यानी बिल्ली है ना, किस्यानी बिल्ली देखिए आपने, बिल्ली जब किस्या जाती है तो वो कुछ नहीं कर पाती, तो वो फिर दूसरे पे हमला करती है, उल्टे सीधे अटैक करती है। उसी तरह से बीजेपी पार्टी सुप्रीम कोर्ट से टक्कर नहीं ले सकते। इन्होंने, बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। कांग्रेस के अकाउंट को फ्री करवा दिया है, ऐसा कहना है कांग्रेस के सीनियर लीडर्स का। उनका ये आरोप है कि बीजेपी ने हमारे अकाउंट को फ्री करवा दिए, हमने
लोगों से पैसा मंगवाया था कि हमारे को पैसा डालिए अकाउंट में, हम आपके लिए अच्छा काम करने लग रहे हैं, तो ये अकाउंट एक बीजेपी को काम अच्छा नहीं लगा, उन्होंने हमारा अकाउंट फ्रीज कर दिया है, यानी कि अब पैसे का लेन देन उस अकाउंट से नहीं होता। दरअसल जब मैंने इस खबर की जांच पड़ताल की तो पता चला कि इंडियन कांग्रेस और यूथ कांग्रेस के अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के कहना है कि उसने अकाउंट को फ्रीज नहीं किया है, लेकिन उसको जो ट्रांजैक्शन है 115 करोड़ का वो फ्रोजन कर दिया है, मतलब उसको रोक दिया है। अब ये पार्टी वाले ले नहीं सकते। वो रोका क्यों है? पता है ना आप सबको? नहीं पता है। तमाचा तो दोनों की गाल पे पड़ा है। मतलब इतनी बड़ी अब इलेक्शंस होंगे, इस वर्ष में इलेक्शन होते हैं। मैं पहले इलेक्टोरल बॉन्ड की बात कर रहा था। इलेक्टोरल बॉन्ड में सबसे बड़ा घोटाला होता है 2022 के अंदर। अगर आप आंकड़ों को देखेंगे तो 2022 के अंदर बीजेपी को 729 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए मिले, वहीं कांग्रेस को 79 करोड़ रुपए को इलेक्टोरल बॉन्ड के मिले। मतलब अरविंद केजरीवाल भैया भी इनसे पीछे नहीं है। आम आदमी पार्टी को 37 करोड़ रुपया मिले 2022 के अंदर इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए कमाई हुई है। और कई सारे ऐसे तरीके होते हैं उनके द्वारा कमाई होती है। और सबसे बड़ी बात है, पूरी देश के अंदर एक राजनीति इस पूरी वीक में रही, वो ये थी कि जो हमारी राज्यसभा है ना, राज्यसभा क्या होती है, लोकसभा और राज्यसभा, कई सारे ऐसे व्यूअर्स हैं इनके डिफरेंस को नहीं समझ पाते। मतलब जो इंडियन पार्लियामेंट है उसके दो अंग हैं, दो अंग के अंदर एक लोकसभा है, एक राज्यसभा है। राज्यसभा के अंदर जो स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव, जो हमारी राज्य सरकार है, उनके प्रतिनिधित्व करने के लिए कुछ लोग बैठते हैं। और लोकसभा में तो हमारा डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन, हम जिसको वोट डालते हैं वो जाकर के बैठते हैं। तो जो राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं वो हम उनको अप्रत्यक्ष रूप में, इनडायरेक्ट वे में इलेक्शंस होता है, हम उनको डायरेक्ट वोट डालने नहीं जाते कि राज्यसभा के मेंबर्स का, सांसद का हम वोट नहीं डालते। जिन लोगों को हमने विधायक बना करके भेजा है विधानसभा में, वो विधायक वोट डालते हैं राज्यसभा के मेंबर्स के लिए। वो 6 साल तक अपने पद पर रह सकते हैं, लेकिन हर 2 साल बाद 1/3 सीट को रिन्यू कर दिया जाता है, मतलब 1/3 रिटायर हो जाता है। ऐसा सिस्टम बना हुआ है। अंदर जितने भी लोग आएंगे वो अपनी अपनी, जिसके पास किसकी पार्टी के पास में बहुमत है, इतने विधायक हैं, वो अपना एक 30 मान लीजिए 30 से 35 विधायक पे एक राज्यसभा के लिए सांसद चुन सकते हैं। जो पार्टी पावर में भी नहीं है, अपोजिशन विपक्ष में, वो भी चुन सकती है, क्योंकि उनके पास में इतने तो विधायक हैं। तो राज्यसभा के पूरे देश के अंदर इसी बात पर राजनीति हुई। महाराष्ट्र के अंदर से एक इंटरेस्टिंग बात आती है। महाराष्ट्र के फॉर्मर, मतलब पूर्व मुख्यमंत्री रहे अशोक चौहान के, मतलब बीजेपी पार्टी को ज्वाइन करते हैं, कांग्रेस को रिजाइन कर देते हैं। और इस पर देवेंद्र फडणवीस, जो बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट है महाराष्ट्र के अंदर और डिप्टी सीएम है, उनका एक कमेंट आता है। मतलब पहले तो ऐसे कहते हैं, फिर ऐसे कहते हैं, पता ही नहीं चलता यार। ऐसा ही नरेंद्र मोदी कहते कुछ और है, कथनी कुछ और है, करनी कुछ और है। मेरे समझ इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? समझ में नहीं आता। आपके समझ में आता हो कमेंट में बता सकते हैं। सेगमेंट में चौथी सबसे बड़ी खबर है वो डिप्लोमेटिक रिलेशंस। मतलब भारत के अंदर एक बात को आपको मानना पड़ेगा कि एस जयशंकर के नेतृत्व में भारतीय विदेश नीति काफ़ी अच्छी रही है और उनका एक्सपीरियंस काफ़ी फॉरेन मिनिस्ट्री के अंदर काफ़ी अत्यधिक काम आया है। ऐसा ही उन्होंने एक जलवा दिखाया है कतर के अंदर। कतर के अंदर जो हमारे देश से जुड़े जवानों को कतर के अंदर, कतर एक देश है वेस्ट एशिया में, वहाँ पे फांसी की सज़ा सुनाई दी जाती है। पूरे देश के अंदर ये डिमांड उठने लगती है कि भारत के इतना बड़ा देश होने के बावजूद भी एक कतर, एक इतना छोटा देश, और उनके देश वहाँ के जवानों को फांसी की सज़ा सुना सकता है, वो भी एक संदेह के आधार पर। तो ये डिमांड होती है। नरेंद्र मोदी इस पर काफ़ी अच्छी तरह से काम करते हैं और उनकी, चलो कहीं तो उनका विदेश घूमना काम आया। मतलब क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। हम अपने वीडियो को दूसरे सेगमेंट के अंदर एंटर करते हैं, जहाँ पे हम गवर्नमेंट पॉलिसी के बारे में बात करेंगे। गवर्नमेंट पॉलिसी के अंदर, मतलब जिस मैंने आपको, जो आपने पिछली वाली वीडियो देखी है, जो मैंने संडे शो बनाया था, उसके अंदर मैंने बताया था कि किस तरह से जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण, वो वाइट पेपर लेकर के आने वाली है ऑन इंडियन इकोनॉमी, जो 10 साल के कंपेरिजन को दिखाएंगे कि यूपीए गवर्नमेंट, जो यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, जो कांग्रेस के नेतृत्व में कई सारी पार्टियों गठबंधन बनकर सरकार बनाई थी 2004 से लेकर के 2014 तक, और 2014 से 2024 तक नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की गवर्नमेंट रही। तो वो बताएंगे कि इकोनॉमी के अंदर ऐसे कौन से कदम उठाए, वो जो निर्मला सीतारमण अच्छे काम करने लग रही हैं, उन्होंने इकोनॉमी को सुधार दिया है। ये भी एक मजा, झूठ बोल रहा है, ये बकवास कर रहा है। व्हाइट पेपर लेकर के आई। तो लेकिन व्हाइट पेपर का खुलासा ये है कि यूपी के जो, अगर आप कंपैरिजन करेंगे, अगर सरकार तो अपने अपने दावे करती है, दावे तो इतने बड़े रहते हैं कि यूपी ने तो पूरी इकोनॉमी को डेस्ट्रॉय कर दिया, हमने उसको बचाया है, उसको जीवित किया है दोबारा से, इकोनॉमी इतनी तेज़ी से ग्रोथ कर रही है और 2047 में विकसित भारत बनाएंगे। इनको पता ही नहीं रहेगा ये जीवित रहेंगे या
खत्म हो जाएंगे, उनको खुद पता नहीं है, लेकिन 2047 में विकसित भारत बता ही लेंगे। निर्मला सीतारमण है, उनकी मिनिस्ट्री पे कई सारे इंटरनेशनल एजेंसी भी सवाल उठा चुकी है। मतलब जो वो जिस तरह से कैलकुलेशन करते हैं, जीडीपी की ग्रोथ इतनी हो रही है, हमारे देश के अंदर बेरोजगारी की दर कम हुई है, भुखमरी की दर कम हुई है, भुखमरी से लोगों की संख्या घटी है, तो उस पर कई सारी इंटरनेशनल एजेंसी भी सवाल उठा चुकी है, क्योंकि गड़बड़ी पाई जाती है इसके अंदर। IMF, वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने एक रियल जीडीपी ग्रोथ करके एक निकाला है कंसेप्ट। उसके अंदर बताया है कि 6.7% 2023 के अंदर इंडिया की जीडीपी बढ़ेगी और 6.5% 2024 में इंडिया की जीडीपी बढ़ने वाली है। मतलब अगर इनके आंकड़ों को और इनके आंकड़ों को कंपेरिजन करेंगे तो ये यूनियन मिनिस्ट्री ये कहती है निर्मला सीतारमण 7.3 की दर से हमारी जीडीपी ग्रोथ करेंगे, ये करेंगे, लेकिन जो इंटरनेशनल लोग इनकी बातों को ही नहीं मानते। मतलब आप कुछ तो गड़बड़ है, आपको उसको मानना पड़ेगा, लेकिन ये कह देते हैं कि हमको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब जो सरकार के पक्ष में बोलेंगे तो वो भाई आपसे पैसा तो नहीं ले रहे, आप उनको ईडी की धौंस तो दे नहीं सकते, ईडी की धौंस नहीं दे सकते, वो तो इंडिपेंडेंट काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन, उनको जैसा लगता है उसके अंदर आपको रेटिंग देते हैं, उसको दिखाते हैं, तो कुछ तो गड़बड़ है मुझे लगता है। स्टाफ रिपोर्ट ऑन इंडिया करके नवंबर 2023 में एक रिपोर्ट निकाली, जिसके अंदर सेवरल डिफेक्ट पाए गए, कई सारे डिफेक्ट कमियां पाई गई, जिसके अंदर जो रियल सेक्टर डेटा है इंडिया का, जैसे नेशनल अकाउंट, एम्प्लॉयमेंट और प्राइसेस, नेशनल डेटा है ना, उसके अंदर कई सारे डिफेक्ट हैं, कमियां बता रही गई थी। नेशनल अकाउंट जो पैसे महंगाई बढ़ती है, बेरोजगारी है, उसके अंदर कई सारे डिफेक्ट पाई गई। तो उन्होंने कहा कि आपको अपनी जो सिस्टम है, जो स्टैटिक्स डिपार्टमेंट है, जो लोग कैलकुलेशन करते हैं, आंकड़ों को निकालते हैं, उनको अपग्रेड और एक्सपेंड करने, मतलब उनको अच्छी स्किल्स सिखाइए और नया उनको उनकी संख्या बढ़ाइए। उनकी संख्या तो पहले से बढ़ी हुई है, लेकिन नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। बात करें तो ये इन्होंने सीधी से बताया था कि जो द हिंदू न्यूज़पेपर दिखता है वाइट पेपर पे, ये इनकम्प्लीट लेफ्ट टर्न एस्केपिंग अवॉइडिंग, मतलब इनके पास में आधे अधूरे इन्होंने एविडेंस दी, सप्रेसिंग एविडेंस, मतलब सबूत को दबाने की कोशिश की गई। और 34 टाइम में इस पूरे वाइट पेपर के अंदर जो 55 पेजेस की रिपोर्ट थी, उसके अंदर 34 बार इन्फ्लेशन, जो महंगाई है, उसका जिक्र किया गया। जॉब और एम्प्लॉयमेंट का जिक्र 2 बार किया गया, वहीं बेरोजगारी का जिक्र एक भी बार नहीं किया गया। तो इसलिए इस पर सवाल तो उठता है। और वहीं पे साफ रिडक्शन बताते हैं ये कॉर्पोरेट जो कॉर्पोरेट टैक्स है, 2019 में नई कॉर्पोरेट टैक्स इंट्रोड्यूस किए थे मोदी गवर्नमेंट ने। उसमें बताया गया कि जो कॉर्पोरेट टैक्स है वो यूपीए की जो सेकंड गवर्नमेंट है उसके अंदर काफ़ी तेज़ी से गिरावट आई है। अगर कर्ज की बात करें तो कर्ज 52% ऑफ जीडीपी यूपीए के अंडर में था, 58% जीडीपी एनडीए के गवर्नमेंट में। अगर हम एनुअल इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर की बात करें तो 3.3% और 3.6%। एक साल में अगर हम 100 रुपये कमा रहे हैं तो 58 रुपये तो हमारे पास में खर्च जाए भाई साहब। आज दिन में जो मनमोहन सिंह के नेतृत्व में जो प्रधानमंत्री थे, वो 3% जीडीपी का खर्चा पैसों की ब्याज देने में खर्च कर देते थे। वहीं हमारे लिए शर्म की बात है कि हम अपने एजुकेशन सेक्टर के लिए जीडीपी का केवल 2% ही खर्च कर पाते, वही 3% दूसरे देशों की ब्याज देने में चला जाता है। वही नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट है, उन्होंने 3.2% बढ़ा करके उस ब्याज को कर दिया है। मतलब पट्टादार तो लगा ही दिया है, आप कुछ भी कहो। सही पकड़े हैं। पीएम किसान समृद्धि सहज योजना जो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो सेंट्रल एक स्कीम है उसके तहत लॉन्च की गई है। इसके अंदर होना क्या है, 6000 करोड़ रुपए जिसको दिए गए हैं इस योजना के अंतर्गत, जो वीडियो इकोनॉमी को प्रमोट करने की कोशिश की गई। वीडियो इकोनॉमी किसे कहते हैं, फिशरीज, मतलब मछलियों के मत्स्य पालन, उससे रिलेटेड। हम तो जनरली प्लेन एरिया में रहते हैं, तो हमारे लाइफ में फिश की हमको क्या लगता है कि मछलियों की हमारे जीवन में क्या ही इंपोर्टेंस हो सकती है, लेकिन काफ़ी बड़ा इंडिया का एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन फिशेस पे डिपेंड होती है। मतलब कई सारे ऐसे लोग रहते हैं वो मछलियों की खेतीबाड़ी करते हैं, उनकी जीविका उसी से चलती है, लेकिन वो इनफॉर्मलाइज सेक्टर के अंदर काम करते हैं। इनफॉर्मलाइज और फॉर्मलाइज सेक्टर में ये अंतर रहता है कि उनको काम के घंटे फिक्स नहीं रहते और उनको पैसे रोजी रोटी के लिए नहीं मिल पाते, नहीं को कई सारे घंटे काम करना पड़ता है और कमाई बिल्कुल तुच्छ होती है। और फॉर्मलाइज में उनको एक फिक्स टाइम पे काम करना है और सैलरी भी ज़्यादा मिलेगी और उनको लोन भी दिए जाएगी। उनको कई सारे ऐसे लोन दिए जाएगी, सरकार देगी, उन 6000 करोड़ रुपए में से उनको लोन दिया जाएगा, उनको पैसा दिया जाएगा, उनको अच्छी तरह से मत्स्य पालन में मदद की, नई नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया जाएगा। इंडियन पार्लियामेंट की बात करें तो इंडियन पार्लियामेंट के अंदर कई सारी पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट आई है। जैसे अगर हम एक रिपोर्ट की बात करें तो स्मार्ट सिटीज मिशन 2015 में लॉन्च की गई एक स्कीम थी, जिसके ऊपर एक रिपोर्ट आई है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की ऑन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स।
पार्लियामेंट एक कमेटी बनाता है। अब आपको ये जान करके वही के जो लोग हैं जो जिसके पास में सत्ता है वही कमेटी बनाएंगे और वही आएंगे और जो उसको भ्रष्टाचार को तो दिखाना ही नहीं चाहेंगे। कोई भी पॉलिसी जैसे मैंने लॉन्च की, मैं ही कमेटी बनाऊंगा तो उसके अंदर मैं अपनी बुराई क्यों करूंगा। लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, भारतीय संविधान के अंदर ऐसे प्रावधान मौजूद हैं कि जो पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई जाती हैं तो जो जिसके पास में जितनी सीट है उसके अकॉर्डिंग जो अपोजिशन में, जैसे पार्लियामेंट के अंदर जितनी भी लोकसभा के अंदर जितने लोग हैं वो जिसके अंदर विपक्ष के लोगों को भी उन कमेटीज में शामिल किया जाता है और वो एक दूसरे के साथ में मिल करके काम करते हैं और एक ऑनेस्ट रिव्यू निकाल करके लाते हैं। इस पर कोई राजनीति से एक तरह से मुद्दे से भटकने की बात नहीं होती, क्योंकि इनकी जो पार्लियामेंट्री कमेटी बनाती है उनकी सीक्रेट मीटिंग होती है और एक दूसरे की सच्चाई जानने की कोशिश की जाती है कि हम कितना सफल रहे। तो इसके अंदर जो हाउसिंग स्मार्ट सिटी मिशन एक तरह से कोलैप्स कर गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाया गया कार्यक्रम कि हम सिटीज को स्मार्ट बनाएंगे, इतने बड़े बड़े दावे किए गए थे, वो दावे सच होते नहीं दिखाई दिए। तो इसका सबसे बड़ी मेन रीजन कि मतलब एक दूसरे के डिपार्टमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है और जो स्मार्ट सिटी का जो CEO बनाया दिया जाता है उसको जल्द से जल्द ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। प्रोजेक्ट इसके अंदर काम नहीं किया गया है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट नहीं है, लैक ऑफ पैसे की कमी है। इसकी वजह से ये योजना अब पूरी तरह से सफल नहीं हो पाई है। मतलब जो मीडिया दावे करता है कि प्रधानमंत्री केवल 18 घंटे काम करते हैं, 3 घंटे सोते हैं, 4 घंटे, मीडिया तो भगवान बना दिया है, तो वो क्या करते हैं मेरे समझ में नहीं आता। किसी स्कीम को लॉन्च करते हैं वो सफल नहीं हो रहा है। ये भाई किसी योजना को लॉन्च कर रहे हो, 100 स्मार्ट सिटी बनाने की बात की, 50 ही बनाते कि कम से कम उनको कंप्लीट तो करके देते। बात तो सही है दौड़ना तो पड़ता। दूसरी सेगमेंट के अंदर जो खबर है वो है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 रिलीज कर दिया गया RSF के द्वारा। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर एक एजेंसी है फ्रांस के अंदर जो हर साल जो जर्नलिज्म देश के अंदर पत्रकारिता होती है उस पर रिपोर्ट निकालती है। भारतीय मीडिया की इस वर्ष वह पोजीशन 142वीं आई है 180 देशों में से। धन्यवाद आप लोगों को जो ऐसा कंटेंट कंज्यूम करते हैं इतनी लोएस्ट, लेकिन ये पिछले साल के कंपैरिजन में काफ़ी ठीक है, क्योंकि इलेक्शन तो आने वाले हैं और कई सारे ऐसे चैनल्स आपने भी देखे होंगे, कई सारे जर्नलिस्ट, मैं खुलकर के नाम तो बताना नहीं चाहता, मतलब कई सारे ऐसे चैनल हैं उन्होंने जो मोदी भक्ति करने, गोदी मीडिया का काम करने लग रहे थे वो छोड़ करके एक सच्ची राह पर चल पड़े। इसी वजह से 142वीं रैंक आई है और कई सारे ऐसे रिपोर्टर्स के नाम भी बताए गए, जर्नलिस्ट के, पत्रकारों के नाम भी बताए गए हैं इस लिस्ट के अंदर कि जिन पे अटैक हुआ जर्नलिस्ट करते वक्त में, रिपोर्टिंग करते वक्त में उनको ऊपर अटैक हमला होता है, उनको जेल्स के अंदर डाल दिया जाता है। कई सारे ऐसे नाम बताए गए। लेकिन आपको भी, आप अपनी जेब में पर्स रखते हैं क्या? पर्स रखते हैं क्या? बटुआ जिसके अंदर पैसे होते हैं। ऐसा है कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। मैं एक सलाह देना चाहूँगा कि आपको इतना अच्छा कंटेंट हम बताते हैं, किसी पार्टी से मोटिवेटेड नहीं है, मैं कोशिश कर रहा हूँ एटलीस्ट आपको सच बताने की, क्योंकि जब तक आपको सच पता नहीं चलेगा आप किसी पार्टी के वक्त बन करके रह जाएंगे। तो आप हमको सपोर्ट करिए, अत्यधिक लोगों को शेयर कीजिए और शेयर नहीं करेंगे इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि पूरा देखने से यूट्यूब आगे भेजता है और लोगों तक विचारधारा पहुँचती है। आप जब तक कम देखते हैं तो वो वहीं रुक जाती है। रिपोर्ट आती है ग्लोबल जेंडर गैप 2024 की एक रिपोर्ट आती है। उस रिपोर्ट के अंदर जो भारत की पोजीशन दिखाई गई है 140वीं पोजीशन है 156 देशों में से। भाई साहब गजब हो गया। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ये रिपोर्ट निकाली गई है। मतलब हर रिपोर्ट के अंदर भारत की स्थिति बहुत खराब है, लेकिन फिर भी भारत को विकसित राष्ट्र 2047 तक बनाई देंगे। ये नेता तो जिंदे नहीं रहेंगे, लेकिन आने वाले वक्त में हम तो बैठे ही रहेंगे। भारत देश विकसित बन जाएगा। जो उसके अंदर जो भेदभाव किया जाता है उसके ऊपर रिपोर्ट बनाई गई है। मतलब काफ़ी उनको सेक्सुअली हैरेस किया जाता है काम पर, और उनको एक समाज के अंदर जो उनके जो पैसे कमाने की प्रकृति है कि वुमेन्स घरों के अंदर काम करेंगी, मेंस बाहर पैसे कमाएंगे, ऐसी विचारधारणा थी। कंजर्वेटिव फैमिली, रेडिकल्स फैमिली। कई वीडियो के चौथे सेगमेंट पे एंटर करते हैं जिसके अंदर हम पब्लिक ओपिनियन को बात करेंगे। मतलब जनता क्या करने लग रही है, जनता के अंदर ये होने लगा है। जो हरियाणा पंजाब के फार्मर्स हैं उन्होंने प्रोटेस्ट कर दिया है केंद्र सरकार के खिलाफ में प्रोटेस्ट करने। मतलब भाई साहब ट्रैक्टर को निकल गए। सरकार उनसे इतनी बुरी तरह से डरी हुई है, मतलब उनका सामना करने के लिए पूरा डिपार्टमेंट आपके पास में फौज है, लेकिन फिर भी नहीं रोक रहे हैं भाई साहब। उनको रोकने के लिए सरकार पूरी प्रयास कर रही है। मतलब जो पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट है, हरियाणा के अंदर बीजेपी की गवर्नमेंट है, केंद्र में भी बीजेपी की गवर्नमेंट है। तो जो हरियाणा पुलिस ने जो पंजाब से आती हुई किसानों को पूरी जान लगा करके कोशिश की, उनके ऊपर अन्याय, इतना भेदभाव होता है इस देश में। सबसे ज़्यादा जो किसान प्रताड़ित रहते हैं वो क्लाइमेट चेंज, जो प्रकृति के अंदर वातावरण होता है, क्रॉप फेलियर। मतलब हमने फसल भी पूरा रेट लगा दिया, दाम लगा दिया यार, खाद डाल दिया, बीज डाल दिया,
कई सारे मतलब 2-3 साल में ऐसा पैटर्न रिपीट होता है, ऐसी समस्या आती है कि हमारे खेत के अंदर कुछ नहीं होता, मतलब पैदावार कम होती है। तो जो आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि जो 2022 में सरकार 3 फार्म लोग लेकर के आई थी, उनको लौटा दिया था, फिर क्यों प्रोटेस्ट करने आए हैं? मतलब जो सरकार ने इनसे वादा किया था उस पर सरकार खरी नहीं उतरी है। किसानों की और भी डिमांड थी, वो थी MSP पे एक कानून बना दो और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू कर दो। और जो किसान जितनी भी इस पूरा जो प्रोटेस्ट चला था, कई सालों तक चला था, इसमें 700 से ज़्यादा किसानों की मौत हो गई और कई सारे किसानों पर केस रजिस्टर्ड किए गए थे, उनके केसेस वापस ले लो। और जो अजय टैनी उनके किसानों के ऊपर जो ट्रैक्टर से उनके बेटे ने कुचला था, उनको न्याय मिलना चाहिए। जो केंद्र में अभी भी मंत्री बने हुए नरेंद्र मोदी ने, उनको क्यों नहीं निकाला है, मुझे समझ में नहीं आता है। आप कमेंट्स में बता सकते हैं। डिमांड को लेकर के फिर दोबारा से आ गए, क्योंकि वो उनकी डिमांड फुलफिल हुई है। एक MSP पे कानून बनाएंगे। आपको जान करके कन्फ्यूजन होता हुआ, MSP क्या होता है? दरअसल MSP होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। दरअसल भारतीय संविधान के अंदर ऐसी लोगों जो सरकारें आई, उन्होंने ऐसे कानून बनाए कि किसानों की जो उपज होती है, जितना हम खेत के अंदर डालते हैं यार, जिस तरह खाद बीज उसको डालते हैं, जितना हमने प्रोडक्शन लगाया, इतना जेम से खर्च किया, उससे उसके कम से कम उससे दुगनी तो हमको मिल जाए। एक साल हम काम करते हैं, उसके अंदर पानी लगाते हैं, तो जितना हम पैसा खेती के अंदर लगाते हैं उससे दुगना मिल जाए। कहती है स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट कि MSP की पहले से ही सरकार कई फसल पर देती आई है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, लेकिन ये कोई बात नहीं है। सरकार के फार्मर्स डिमांड नहीं कर सकते, सरकार को फोर्सफुली नहीं कह सकते, सरकार पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। सरकार की मर्जी में आएगी तो आपको MSP देगी, मर्जी में नहीं आएगा तो आपको MSP नहीं मिलेगा। तो किसान यही डिमांड करते हैं कि MSP पे एक पार्टिकुलर कानून बना दो कि कोई सरकार इसको तोड़ नहीं सकती। एक परमानेंट कानून होगा तो हमारे स्टेबिलिटी आएगी, हमको खेती करेंगे तो हमको ये पता रहेगा कि एटलीस्ट इतना रुपया बचने वाला है, तो हम उसी के हिसाब से खर्चा करेंगे। क्योंकि जब तक कानून के अंदर कभी तो आप MSP लागू कर दोगे, आप कभी कम कर दोगे, कभी घटा दोगे, कभी बढ़ा दोगे, उससे उनकी स्टेबिलिटी खत्म हो जाती है। वो इसी बात को लेकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मतलब दिल्ली के अंदर अभी वो आए भी नहीं है फार्मर्स, दिल्ली के अंदर कितने लेयर्स की सिक्योरिटी लगाई गई है, आप देख सकते हैं इस वीडियो के अंदर। इतने मतलब अपने लोग जो प्रोटेस्ट करने आ रहे हैं, धरना प्रदर्शन करने आ रहे हैं, सरकार उनसे क्यों इतनी डरी हुई है? उनसे बैठ करके बात करो। जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं अर्जुन मुंडा, वो कहते हैं कि MSP को हम हरी अप में इतनी जल्दी सोच विचार करके लागू करेंगे, इसको कानून बनाएंगे, अभी लागू नहीं कर सकते, ऐसा कानून नहीं बना सकते। मतलब 2022 से आपको वक्त नहीं मिला, 2-3 साल हो गए, फिर चुनाव आ गए, आप चुनाव के लिए आए हैं। मतलब जो BJP IT सेल है ना, BJP IT सेल के कई सारे लोग हैं, अनवक्त हैं, कई सारे हैं, वो इनको जो किसानों पर खालिस्तानी का टैग लगा करके उनको बार बार कोशिश करते हैं बदनाम करने की। यार तुमको शर्म नहीं आती है कि एक देश के जो फार्मर्स हैं उनकी समस्याएं, उनके अपने सारे। उमर खालिद एक स्टूडेंट है जम्मू एंड कश्मीर का, जिसको दिल्ली के अंदर दंगों भड़काने के आरोप में उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है UAPA के तहत, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, उसके तहत उसको जेल में डाल दिया जाता है। मतलब उसी कई सालों से वो बंदा जेल के अंदर बंद है। मतलब अभी उससे रिलेटेड एक कुछ रिलेक्शन मिल जाए, कुछ सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही अब वो अपनी बात को रखेगा कि उनको बेल दे दी जाए ताकि वो इस चक्कर से छूट सके, मतलब कोई भी आरोप रहे। लेकिन वही राम रहीम एक बाबा है, ये बलात्कारी के आरोप है इस पर, ये सिद्ध भी हुआ है, इसको जेल भी हुई है, लेकिन इस बलात्कारी को 14 बार पेरोल मिल चुकी है। मतलब हर इलेक्शन के वक्त में ये जेल से बार बार बाहर आ जाता है। ये क्यों आ जाता है भाई? आप इस तरह की, मतलब एक स्टूडेंट है, गलती हो गई उससे, मतलब एक स्टूडेंट को आप इस तरह से पेरोल के अंदर बंद कर दोगे, उसके UAPA लगा करके। लेकिन ऐसे बलात्कारी बाबा खुलेआम घूमते हैं समाज के अंदर, इस आयना समाज के अंदर क्या जाएगा? मतलब अभी भी जो रिसेंटली में मेडागास्कर करके इंडियन ओशियन के अंदर अफ्रीका के पास में एक देश है, उसकी पार्लियामेंट्री एक कानून बनाया है, अगर कोई व्यक्ति माइनर मतलब किसी छोटी बच्ची के साथ में रेप करता है, बलात्कार करता है, तो उसको नपुंसक बना दिया जाएगा। मतलब उसको केमिकल्स के साथ में ऐसा इस्तेमाल जैसा उसने उस लड़की के साथ में किया है, उसको नपुंसक बना करके छोड़ दिया जाएगा। ये लॉ इंडिया में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? ऐसे बाबा खुलेआम घूमते हैं, ऐसी बाबा जो हमारे धर्म का मजाक बनाते हैं, सनातन धर्म का मजाक तो ये बाबा बनाते हैं, न कि मुसलमान को हम टारगेट करते रहते हैं। मुसलमान हिंदू खतरे में ऐसे बाबाओं की वजह से आपको इनकी जांच पहचान करनी होगी कि असली खतरा किन चीज़ों से, एंटी हिंदू कौन है। अपनी वीडियो को लास्ट सेक्शन में एंटर करेंगे, वो है पर्सनैलिटी। मतलब उस ऐसे लोगों के बारे में बात करेंगे जो सोनू सूद है। सोनू सूद एक तरह से मसीहा के रूप में
उभरे हैं। मतलब 2020 में जब कोरोना के अंदर लॉकडाउन लगे थे, उन्होंने कई सारे लोगों की मदद की, कई सारे लोगों को ट्रैक्टर्स दिए, कई सारे लोगों को पढ़ाने की मदद की, ठीक है, जो अपने समाज के अंदर अच्छा कंट्रीब्यूट करने की कोशिश की। कई सारे योगदान उन्होंने समाज को देखते हुए 15 फरवरी को भारत के राष्ट्रपति द्वारा पद्म श्री से उनको सम्मानित किया गया है। उनको सम्मान वो डिजर्व भी करते हैं। उन्होंने ऐसा गलत सलत ऐड नहीं करते, एक अच्छा पर्सनैलिटी है, ना कि जो बॉलीवुड के और स्टार हैं उनको सीखने की जरूरत गाँव का ऐड करने लग जाएंगे आप। दूसरे व्यक्ति है वो ऋषभ पंत। ऋषभ पंत ने ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ जनवरी 2024 का खिताब जीत लिया है। टेस्ट सीरीज में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के खिलाफ में काफ़ी रन बनाए और इसके तहत उनको ये खिताब दे दिया गया है। आपको कैसा लगता है? ऋषभ पंत एक अच्छे खिलाड़ी है, एक गलत कमेंट में तो बता ही सकते हैं, या परफॉर्मेंस के हिसाब से वो ओवर प्रेशर तो नहीं हो जाते इंडियन टीम की तरह जो ऑस्ट्रेलिया के सामने फाइनल मैच हार गई वो प्रेशर की वजह से, या ऋषभ पंत उस प्रेशर को झेल पाएंगे? उनके लिए उनको साइकोलॉजी पे काम करते हैं या नहीं? अपनी वीडियो को एक मज़ेदार टॉपिक में आते हैं, नॉनसेंस न्यूज़। नॉनसेंस न्यूज़ के अंदर आप देखेंगे बकवास की न्यूज़, मतलब कुछ भी होने लग रहा है। ये भी न्यूज़ है लेकिन उनका कोई सेंस नहीं निकलता। या हुआ कुछ यूं कि अलीगढ़, यूपी के अंदर एक जिला है अलीगढ़, उसके अंदर एक बारात आने वाली थी किसी लड़की वाले के घर। बारात आई, बारात लोग लेकर के आए और झूठी किसी ने खबर फैला दी कि बारात के भोजन में रसगुल्ला खत्म हो गया है। मतलब आपस में बैठे हुए लोग पहले से ही इंतजार कर रहे थे रसगुल्ला कौन खा गया। मतलब इसी बात पर लड़ाई हो जाती है, कुछ मार को तेजी से लड़ाई हो जाती है। अभी ये वीडियो काफ़ी तेजी से वायरल हो गया सोशल मीडिया पर। लोग तरह तरह की प्रतिक्रियाएं देने लग रहे हैं कि दहेज के अंदर ऐसे क्यों जाते हो, मतलब इस तरह से लड़ाई लड़ना नॉनसेंस तो नॉनसेंस ही। नावर फारूकी, मतलब इस बंदे को मतलब चाहिए अपना एक तरह से कमेंट करना उल्टे सीधे। भाई साहब इसको पता नहीं है सेंटर में किसकी गवर्नमेंट है, इसको पकड़ करके डाल देंगे जेल में। यूपी लगा करके कोई न नाम लेगा न कोई छुड़ाने भी नहीं जाएगा। भाई साहब इनको उल्टे सीधे कमेंट करना, पहले राम सीता पर कमेंट कर दिया गलत, अभी गोधरा ट्रेन के एक्सीडेंट को लेकर के ट्रेन के जो कार सेवकों को जला दिया गया था उनके ऊपर कमेंट करने लग रहे हैं। मतलब आपको इसे थोड़ी सबक, सोशल मीडिया नहीं देखते भाई, कहाँ रहते हैं आप? सोशल मीडिया को देखा करिए, इस तरह से कमेंट से बचा करिए, मतलब एक दूसरे के धर्म को। इसमें सबसे बेस्ट आदमी मुझे को लगा है मोहम्मद सामी, जिसमें मोहम्मद सामी की ये वीडियो वायरल होने लग रही है। मतलब यार ऑब्जेक्शन नहीं है, जैसे वो सजदे वाली बात आई थी। अरे अगर आज आपका मंदिर बन रहा है तो जय श्री राम कहने में किसको क्या दिक्कत है? अरे 1000 बार बोलो ना, आप 1000 बार बोलो। अगर मुझे अल्लाह अकबर बोलना है तो मैं 1000 बार बोलूँगा, क्या ही फर्क पड़ रहा है? इसमें किसी का कुछ जाता नहीं है, किसी का कुछ आता नहीं है। लेकिन भाई जो गेम खेलता है वो खेल सकता है। सही है इस बंदे की बात। मतलब आप इस बात को गौर करेंगे तो इससे धर्म की कटकता देखो हर किसी के लिए नुकसान। धर्म के अंदर 2-4 लोग ऐसे रहते हैं जो भड़काने की कोशिश करते हैं, पूरा धर्म खराब नहीं होता। तो आपको जय श्री राम कहने में क्या दिक्कत है भाई? वो कहते हैं खुद कि मैं अल्लाह अकबर कहूँ, मेरे को क्या दिक्कत है? उनकी ये आइडियोलॉजी मुझे अच्छी लगी। वहीं नितिन गडकरी की बात करें तो नितिन गडकरी के ये विचार मुझे को अच्छे लगे कि उनके मतलब ऐसे लिए देश के लिए करना है, इसलिए पॉलिटिक्स करना नहीं तो फिर अपने पत्नी को टिकट, मैं लड़के को टिकट, ये जो आजकल चल रहा है वैसे राजनीति में मेरा कोई लड़का लड़की पत्नी राजनीति में नहीं है। जब उन्होंने मुझे पूछा कि हमारे यहाँ की ऐसा नहीं होता है घर में वातावरण पॉलिटिक्स का, तो उन्होंने एक बार मेरे पास प्रपोजल लाया पार्टी वालों ने कि तुम्हारे लड़का बहुत अच्छा है, उसको हम युवा मोर्चा का अध्यक्ष बनाते हैं। बहुत अच्छी बात है, उसको बना दो और मैं रिजाइन कर देता हूँ, मुझे बाजू कर दो। मैं जब तक हूँ तब तक मेरे घर से कोई पॉलिटिक्स में नहीं आएगा। हाँ, अगर उसको आना है तो मैंने जैसे काले दीवार पर चुनाव मारा था वो काम शुरू करे। मेरा लड़का करके नहीं, मेरी प्रॉपर्टी सब कुछ उनका, पर मेरी राजनीतिक प्रॉपर्टी जो है, क्रेडिबिलिटी है, लीडरशिप है, इस पे अधिकार जिन कार्यकर्ताओं ने मेरे पार्टी को बड़ा किया और मुझे बड़ा किया उनका है। ऐसे लीडर्स काफी कम होते हैं जिनको आपके वैचारिक जो मतभेद हो सकते हैं। उनकी पार्टी की जो रिसेंट स्टेप लिए जा रहे हैं, जो हिंदू मुसलमान के अंदर जो एक तरह से दूरियां बढ़ती जा रही हैं, उनकी पार्टी की ये आरोप लगता है इकोनॉमी बैड अच्छी तरह से समझ नहीं पा रही। लेकिन ऐसे लीडर्स भी मौजूद है, ऐसे लीडर्स को एक सलाम तो बनता है। मतलब जो बीजेपी के अंदर ऐसी बात नहीं है, परिवारवाद अपोजिशन में ही भरा पड़ा है, जो विपक्ष की पार्टियां उन्हीं के अंदर परिवारवाद बीजेपी के अंदर हुई है। ब्रजभूषण दुबे जो रेसलर्स भी ऊपर उनके रेप के आरोप लगे थे, बलात्कार के आरोप लगे थे ब्रजभूषण शरण सिंह पे, तो उनके परिवार के कई सारे मेंबर्स हैं,
विधायक हैं, कोई बेटा विधायक है, कोई मतलब रिलेशंस वाले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, राजनाथ सिंह खुद होम मिनिस्टर, उनका बेटा खुद विधायक है, ऐसे कई सारे लीडर्स हैं। मतलब उनके जरा सोचिए, मतलब ये परिवारवाद वो इंडियन डेमोक्रेसी एक्सेप्ट करती है। मतलब हम जनता ना इमोशनल हो जाती है, किसी का संबंध देख करके उसको धड़ाधड़ वोट करने लगते, इसी का ये नेता फायदा लुकाते हैं और अपने परिवार को पूरी तरह से मोनोपोली क्रिएट करके बैठ जाते हैं और किसी आम आदमी को नीचे से संघर्ष करके आता है उसको मौका नहीं देते। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट सेक्शन में तो बता ही सकते हैं। बाकी तो आपको कैसा लगा ये हमारा प्रयास, आप अपनी राय बता सकते हैं। हम हमारे लिए एक तरह से आपके 2 शब्द ही मोटिवेशन की तरह काम करेंगे। अगर मेरी कोई मिस्टेक है, कमी है, विचारधारा को न समझनी में अभी मुझे को इतनी मैच्योर नहीं हूँ मैं, तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं उस पर भी सुधार करने का काम करूँगा। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।